हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैजुल बारी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। शुरू में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में जाना था और साइन कोसाइन टेन कॉसेक सेक कॉट कैसे डिफाइन किया गया है उसको हम लोगों ने देखा था और उस पर बेस्ड तीन आइडेंटिटी भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ा और दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इसको देखा और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला है वो एक्यूट एंगल तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। मतलब हम लोग ट्रायंगल के लिए ही पढ़ रहे थे। ठीक है, एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं और जो 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल होता है। ठीक है, तो हम लोग एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे थे, मतलब ट्रायंगल के लिए ही पढ़ रहे थे। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए नहीं, किसी भी एंगल के लिए निकाला जा सकता है। तो उसको नाम क्या दे दिया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए हमें एक यूनिट सर्कल कंसीडर करना है। देखो, यूनिट सर्कल क्या होता है, वो सर्कल जिसकी रेडियस कितनी हो, 1 यूनिट हो। यह है यूनिट सर्कल एंड रेडियस कितनी होगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर, लेकिन 1 यूनिट का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। ये क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। क्वाड्रेंट क्या होता है, 2 परपेंडिकुलर लाइन हम लोग प्लेन पे बना दें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोला जाता है। और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये जो एक्सिस है, 2 एक्सिस, इसको एक साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है और अलग से बोले तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो एक क्वाड्रेंट है, उसमें मैंने सॉरी एक कोऑर्डिनेट प्लेन है अपने पास, उसमें मैंने यूनिट सर्कल बनाया। ठीक, अब उस पर मैं कोई जनरल पॉइंट लेता हूँ P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, A कॉमा B। पहला A क्या बता रहा है, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, और B क्या बता रहा है, इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट। उसको सेंटर O से मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो OP लाइन बन रहा है, OP लाइन, मान लो ये x एक्सिस से x एंगल बना रहा है। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। ठीक है, मैंने एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया। क्यों कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझना है इसलिए। देखो यूनिट सर्कल किया, उसमें मैंने एक जनरल पॉइंट लिया P, यूनिट सर्कल पे ही लिया P पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है कोई भी जनरल पॉइंट है A कॉमा B। ठीक है, और वो पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो जो OP लाइन बन रहा है वो x एक्सिस से x डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, डिग्री बोलो या रेडियन बोलो, दोनों यूनिट चलेगा। तो देखो अब ये आ गया। अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया है तो ये पॉजिटिव एंगल ही होने वाला है। ठीक है, अगर मैं क्लॉकवाइज मेज़र करता तो नेगेटिव एंगल होता है, वो भी मैंने पीछे बताया हुआ है। ठीक, अब देखो फिर मैंने P से क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही, इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक, ये हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसका पॉइंट दिया N। अब देखो इन ट्रायंगल OPN, ये राइट एंगल ट्रायंगल OPN, इसमें क्या करो, मैं कोशिश करता हूँ कॉसेक्स निकालने का। कॉसेक्स निकालना है। अब कॉसेक्स कैसे निकलता है, कॉसेक्स होता है जिस एंगल के लिए निकाल रहे हैं उसके एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल है, एक्स एंगल है, एक्स एंगल है, इसके लिए एडजेसेंट साइड क्या है, ON, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OP। ठीक है, ON कितना है, ON मतलब पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ON एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है A, ये रहा A, और OP 1 यूनिट का यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 यूनिट होगा तो 1 ले लिया। ये cos x निकल रहा है, तो cos x आया हमारे पास A के बराबर, आ गया। ठीक, ऐसे ही मैं sin x निकालता हूँ। sin x क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड है PN
और हाइपोटेन्यूज है OP। PN क्या है, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, मतलब PN है y एक्सिस पे कितना लेंथ है वो बताता है y कोऑर्डिनेट कितना है B, तो PN आ गया B, PN की लेंथ आ गई B और OP है 1 क्योंकि यूनिट सर्कल है, तो यहाँ से हमारे पास sin x की वैल्यू आई B। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि मैंने कोई भी जनरल पॉइंट यूनिट सर्कल पे कंसिडर किया, उसको नाम दिया A, B जिसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और वो मान लो x एंगल बना रहा है, x एक्सिस से बना रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। ठीक, उसके लिए मैंने जब cos x निकाला तो A आया, sin x निकाला तो B आया। A और B क्या है, A और B पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है। मतलब अगर मेरे पास मैं कोई भी जनरल पॉइंट लेता हूँ, उसको सेंटर से ज्वाइन करता हूँ और वो लाइन जो x एक्सिस से एंगल बनाएगा तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो बताएगा cos x को और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो बताएगा sin x को। मतलब उस एंगल के cos वैल्यू को कौन बताएगा, x कोऑर्डिनेट, और sin वैल्यू को y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का था। तो थोड़ा और समझना है तो एक और मैं फिगर बनाता हूँ, ये रहा फिगर अपने पास ये। तो अगर मैंने बोला ये मेरे पास जनरल पॉइंट है, Q पॉइंट है। ठीक, Q का है, इसको मैं नाम A भी है तो मैंने नाम दे दिया C, D। मान लो Q कोऑर्डिनेट है जिसका पॉइंट है C, D। अब कोई पूछ रहा है कि Q को सेंटर से ज्वाइन करो और ये जो एंगल आ रहा है, ठीक, मान लो ये थीटा एंगल है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, थीटा एंगल है, तो बता दो साइन थीटा कितना होगा और कॉस थीटा कितना होगा। तो बता सकते हैं, कैसे, डायरेक्ट बता सकते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा। अभी हम लोगों ने देखा कि कॉस ऑफ एंगल कितने के बराबर होता है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट के, तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, C के बराबर आएगा, और साइन थीटा किसके बराबर आएगा, D के बराबर। ठीक है, तो ऐसे मैं कहीं पे भी जनरल पॉइंट कंसीडर कर सकता हूँ और वो जो एंगल बनाएगा सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, उसके लिए हम लोग कॉस और साइन की वैल्यू बता सकते हैं। अब क्वेश्चन में C और D तो नहीं दिया होगा, कुछ पॉइंट दिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। जब ये समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो मैं बना रहा हूँ फिर से यूनिट सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास यूनिट सर्कल और किस में है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाया है मैंने। मतलब 1 यूनिट सर्कल है, मतलब ये है सेंटर, इसका यूनिट सर्कल है। तो इस पॉइंट को मैं A बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को B, ये है C और ये है D। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब यूनिट सर्कल है तो उसकी रेडियस 1 यूनिट होगी, तो A का कोऑर्डिनेट 1,0। ठीक है, B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, B के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y 1, तो B होगा 0,1। C कितना होगा -1,0 और D होगा 0,-1। ठीक है, ये हमें 8th 9th में बताया जाता है कैसे लिखते हैं। ठीक, अब देखो, अब मैं A पॉइंट पे cos x की वैल्यू sin x की वैल्यू लिखूंगा, वैसे ही B पॉइंट के लिए, C पॉइंट के लिए और D पॉइंट के लिए। अब ए बी सी डी के लिए अभी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए बी सी डी के लिए मुझे एंगल भी पता है। कैसे पता है, देखो अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ, तो ए पॉइंट लिया, इसको मैंने सेंटर से जोड़ दिया, तो एक्स एक्सिस से ओ ए लाइन कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, ये रहा 0 डिग्री। तो मैं कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री लिख सकता हूँ। कॉस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0 डिग्री पे 1, और साइन होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो 0 डिग्री के लिए मैंने कॉस 0 लिख लिया और साइन 0 लिख लिया। वैसे ही मैं बी के लिए लिख सकता हूँ। बी के लिए देखो बी है, बी को मैंने ओ से ज्वाइन किया तो ओ बी अपने पास लाइन आया। अब ओ बी जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पूरा ऐसे घूम के यहाँ तक आना है 90 डिग्री। 90 डिग्री बोलो या फिर π/2 बोलो, 90 डिग्री में हुआ, π/2 रेडियन में हुआ। ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ कॉस π/2 लिखता हूँ। ठीक है, कॉस π/2 और साइन π/2। कॉस π/2
मतलब कॉस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो कॉस पाई बाई टू 0 और साइन पाई बाई टू 1 आ गया। ठीक है, ठीक वैसे ही मैं सी और डी के लिए भी लिख सकता हूँ, लिखता हूँ सी के लिए। सी कितना एंगल बना रहा है, ओ सी लाइन, सी पॉइंट लिया, ओ सी जोड़ दिया, फिर ये एक्स एक्सिस से इतना कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री को मैं रेडियन में क्या बोल सकता हूँ, पाई रेडियन। तो यहाँ से आ जाएगी कॉस पाई की वैल्यू और साइन पाई की वैल्यू। कॉस पाई मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है -1, और साइन पाई मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो 0। ठीक है, अब डी पॉइंट के लिए लिख लेते हैं, ये ए था, ये बी, ये सी, अब डी। डी के लिए कितना एंगल होगा, ये पूरा इतना घूम के ये इतना, तो 180 + 90 कितना होगा 270 डिग्री। और मुझे रेडियन में लिखना है, तो ये पूरा पाई प्लस पाई बाई टू, पाई प्लस पाई बाई टू कितना होगा 3 पाई बाई टू, तो ये हो गया 3 पाई बाई टू रेडियन। तो कॉस 3 पाई बाई टू की वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ और साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू लिख सकता हूँ। कॉस 3 पाई बाई टू मतलब इसका डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वो है 0, और साइन 3 पाई बाई टू वैल्यू होगी -1। ठीक है, तो हमने ये पहले कंसीडर किया यूनिट सर्कल। उसको जब मैंने cos x लिखा, sin x लिखा, तो मुझे पता चला कि जो x कोऑर्डिनेट है वही cos x बता रहा है और जो y कोऑर्डिनेट है वही sin x बता रहा है। इसी को यूज़ करके मैंने 0 डिग्री, पाई बाई टू रेडियन मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री के लिए मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो, अब मान लो मैं पूरा 270 आ गया, मैं वापस ए पॉइंट पे आ जाता हूँ मान लो। ठीक है, तो जब पूरा घूम लेंगे, एक चक्कर लगा लेंगे, जैसे यहाँ से शुरू किया, ये पूरा घूमते हुए यहाँ आ गए, तो ये कितना एंगल बनाएगा, एक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, तो कितना होता है 360 डिग्री। रेडियन में बोले तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो आफ्टर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना, पॉइंट्स रिपीट देमसेल्व्स, मतलब कि जैसे मैं ए पॉइंट पे वापस आ जाऊं, तो फिर से कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का कितना होगा 1,0, और मैं और घूम कर बी तक चला गया, तो फिर से 0,1, 0,1 पहले भी आ चुका था 90 डिग्री पे, फिर पूरा एक चक्कर लगाने के बाद प्लस पाई बाई टू करूंगा, तो फिर से बी पॉइंट आ जाएगा। मतलब आफ्टर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन पॉइंट्स रिपीट देमसेल्व्स, तो देयरफॉर साइन एंड कोसाइन वैल्यूज आर ऑल्सो रिपीटेड, क्योंकि साइन और कोसाइन डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे, और जब पॉइंट ही वापस आ जा रहा है तो साइन और कोसाइन वैल्यूज भी रिपीट करेगी। ठीक है, तो जब ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, ठीक, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं साइन और कोसाइन के लिए। जब भी पॉइंट ए बी सी डी पे लाई करेगा, भले कितना भी चक्कर लगा के ए पे पहुंचे, कितना भी चक्कर लगा के बी पे, वैसे ही सी पे, वैसे ही डी पे, तो मैं कॉस साइन की वैल्यू बता सकता हूँ। ठीक, तो देखो, जब ये अपने पास यूनिट सर्कल था, ये है यूनिट सर्कल, और इसको मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाया है। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ 1,0, ये है 0,1, ये है -1,0, ये है 0,-1। ठीक है, अब तो क्या अपना ऑब्जर्वेशन आया कि जब मैंने cos 0 लिखा, cos 0 मतलब यहीं पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 आया, फिर मैं पूरा चक्कर लगाता हूँ, तो 2 पाई जब मैं चक्कर लगा लिया, ये ऐसे 360 डिग्री 2 पाई, तो भी वैल्यू कॉस की कितनी आ रही है 1 आ रही है, क्योंकि 2 पाई चक्कर लगाने पे वापस हम लोग ए पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं, ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0, तो वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक है, फिर मैंने एक और चक्कर लगाया, 2 पाई लगाते हुए एक और लगा लिया, हो गया cos 4 पाई, फिर से 1 आया, एक और लगाया तो cos 6 पाई, वो भी 1 आया। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि 2 के मल्टीपल में पाई है ना, पाई का जो इवन मल्टीपल है उसमें cos की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये 2 का टेबल है, तो मैं क्या बोलूँगा, पाई का इवन मल्टीपल। तो इसको मैं जनरलाइज लिख सकता हूँ जनरल वे में, कैसे,
लिख दूं मैं 2n पाई, उसकी वैल्यू 1 होगी। n क्या है यहाँ पे, n कोई भी इंटीजर है, ठीक है। चेक करते हैं, n की वैल्यू मान ले मैंने 0 रखी, n की वैल्यू 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा। n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 2 इंटू 1 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 1 है, 1 आ रही है। n की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 4 पाई आ गया, वो भी 1 है। 6 पाई आ गया, वो भी 1 है। तो n की मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू रखता हूँ तो वो 1 देगा। n इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी रख के देख सकते हैं। मान लो मैंने रख दिया -1। अब देखो नेगेटिव एंगल क्या होता है, वो मैंने बताया है। नेगेटिव एंगल होता है अगर मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर ना करूं, क्या करूं, क्लॉकवाइज मेजर करूं। क्लॉकवाइज मेजर करने से एंगल नेगेटिव आता है, ठीक। तो n की वैल्यू मैंने अगर 1 रखी, 1 रखने से हो जाएगा -2 पाई। -2 पाई का मतलब क्या हुआ, 0 से शुरू करना है और क्लॉकवाइज घूमो 2 पाई। अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो वो +2 पाई हो जाएगा। -2 पाई के लिए क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो ये मैं क्लॉकवाइज घूमा, यहाँ पहुंच गया, वापस ए पे पहुंच गया, इस वजह से 1 आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए भी समझ सकते हैं। अब जब ये आ गया तो ए पॉइंट के लिए मैं साइन की वैल्यू लिखता हूँ। तो पहले लिखा मैंने पिछले पेज पे, वो sin 0 क्या आया, इसका x कोऑर्डिनेट वो है 0, ठीक है। फिर मैं एक पूरा चक्कर लगाता हूँ 2 पाई, sin 2 पाई वो भी आ रहा है 0। sin 4 पाई वो भी 0 क्योंकि ए पॉइंट पे वापस पहुंच जा रहे हैं। sin 6 पाई वो भी आ रहा है 0। तो इससे पता चल रहा है कि साइन का भी जो इवन मल्टीपल है उस पर वैल्यू 0 आने वाली, n बिलोंग्स टू i। लेकिन देखो cos की वैल्यू 1 आ रही थी, कहाँ कहाँ पे, एक तो यहाँ पे और कहीं पे 1 आ रही थी क्या, 1 मतलब x कोऑर्डिनेट 1 होना चाहिए। a पे 1 है पर b पे नहीं है, b पे 0 है। c पे भी नहीं है, c पे -1 है। d पे भी नहीं है, d पे 0 है। 1 सिर्फ a पे आया। लेकिन साइन के केस में 0 और भी जगह पे हो रहा है, कहाँ पे, एक तो यहाँ पे 0 हो रहा है a पे, और c पे भी 0 हो रहा है। मतलब अगर मैं साइन पाई लिखता, साइन पाई मतलब 0 से शुरू करो पूरा 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमा, तो साइन पाई भी 0 आ रहा है। अब देखो पाई आ गया, फिर मैं एक और कर लिया 2 पाई, एक और कर लिया 3 पाई आ गया, तो साइन 3 पाई भी 0 आ रहा है। ठीक वैसे 3 पाई, फिर प्लस पाई कर लिया तो 4 पाई, फिर प्लस पाई किया तो 5 पाई। 5 पाई करने से वापस सी पे पहुंच जा रहा हूँ, तो 5 पाई भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही 7 पाई भी 0, 7 पाई भी 0 हो जाएगा। तो इसको मैं जनरल कैसे लिख सकता हूँ, साइन 2n + 1 पाई, मतलब पाई का ऑड मल्टीपल, ऑड को कैसे बताते हैं 2n + 1 से, तो हो जाएगा 0, n बिलोंग्स टू i, ठीक है। देखो इवन मल्टीपल भी साइन 0 हो रहा है, ऑड मल्टीपल भी 0। ऑड कैसे हो रहा है, देखो n की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो 0 + 1 1, 1 इंटू पाई पाई, साइन पाई 0। n की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो 2 इंटू 1 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, 3 आ गया। 2 रखता हूँ तो 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, मतलब ये ऑड मल्टीपल दे रहा है, इवन मल्टीपल दे रहा है। तो इवन पे भी 0, ऑड पे भी 0, मतलब कि साइन का कोई भी मल्टीपल हो, इवन या ऑड हो, उस पर तो साइन तो 0 ही दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैं जनरल ऐसे लिखूंगा, साइन n पाई = 0। ये फाइनल हुआ अपने पास, ये भी फाइनल नहीं है, ये भी फाइनल नहीं है। ये बता तो रहा है इवन मल्टीपल पे, पर ऑड को तो इसने कंसिडर नहीं किया। ये ऑड बता रहा है पर इवन को नहीं किया, पर ये दोनों हो गया। कैसे हो गया, देखिए n की वैल्यू 1 रखो तो साइन पाई आ जाएगा 0, ठीक है। n की वैल्यू 2 रखो, साइन 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई यहाँ है 0। तो इवन और दोनों को ले लेगा ये, और नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, तो नेगेटिव भी समझ में आ गया। तो 2 रिजल्ट आए अपने पास, एक तो कॉस के इवन मल्टीपल पे वैल्यू 1 होती है, और साइन की वैल्यू पाई के किसी भी मल्टीपल पे, इवन लो या ऑड लो, वैल्यू 0 आने वाली, ठीक। तो इसको समझ भी लिया कैसे हो रहा है ये सब, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, बी पॉइंट के लिए। ये था पूरा कहानी ए के लिए। अब आते हैं बी के लिए। बी के लिए मुझे कॉस की वैल्यू लिखना है, ठीक। जब मैं बी पे आ रहा हूँ तो 0 से शुरू किया, बी पे आया तो π/2, तो कॉस π/2 0, ठीक है। बी पे आ गया। अब मुझे वापस बी पे पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, एक तो पूरा चक्कर लगा लो 360, मतलब 2 पाई, फिर प्लस π/2,
मतलब कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये भी आ जाएगा 0, ठीक है। मुझे बी तक आ गया, वापस बी पे पहुंचना है, तो 1 चक्कर 2 चक्कर मतलब कितना हो गया 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई बाई 2, तो वापस बी पे आ जाएंगे, तो कॉस 4 पाई प्लस पाई बाई 2 वो भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे समझ में आ रहा होगा कॉस 6 पाई प्लस पाई बाई 2 भी 0 आएगा। तो इसको भी मैं जनरल लिख सकता हूँ। जनरल कैसा होगा ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई क्या है पाई का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल को कैसे लिखते हैं 2n पाई से, प्लस पाई बाई 2 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 2n पाई, तो पाई कॉमन आ जाएगा, तो 2n प्लस 1/2 पाई इक्वल टू 0, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो अब मैं एलसीएम ले सकता हूँ, तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल टू 0। एन क्या है ये लिखना ज़रूरी है, एन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब 4n प्लस 1 पाई कॉस 4n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल टू 0 होता है। मतलब मुझे अगर पॉइंट बी तक पहुंचना है, पॉइंट बी तक, तो बी तक पहुंचने का क्या तरीका है, ये जो भी एन रखेंगे, मतलब पाई बाई 2 किसका मल्टीपल होना चाहिए 4n प्लस 1 का। अब इसका क्या मतलब है 4n प्लस 1 का, कि कोई भी ऐसा नंबर 4 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर कितना बचे 1 बचे, तो वो 4n प्लस 1 टाइप होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 17 बोला, तो 17 4n प्लस 1 टाइप है। कैसे 17 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 प्लस 1, तो 4 इंटू 4 तो 4 का मल्टीपल हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया, तो इसको मैंने 4n लिख दिया, ये प्लस 1 तो 17 आ जाएगा। एन की वैल्यू अगर मैंने 4 रखा तो 17 आ जाएगा। ठीक वैसे ही 21 भी होगा 4n प्लस 1 टाइप, एन की वैल्यू मैंने 5 रखा तो 21 आ जाएगा। अगर मैंने बोला 4n प्लस 3 टाइप है, इसका मतलब क्या हुआ 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 आ जाए, तो 4n प्लस 3 टाइप का एग्जाम्पल क्या हो सकता है 12 प्लस 3 15 हो सकता है, क्योंकि इसको मैं लिख 15 को लिखना है तो 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15। ऐसे ही क्या हो सकता है 23 भी हो सकता है 4n प्लस 3 टाइप, ठीक है। तो 4n प्लस 1 कोई बोल रहा है, उसका मतलब होता है कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। 4n प्लस 3 बोल रहा है मतलब 4 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, ठीक है। तो पाई बाई 2 का जो कोफिशिएंट है, पाई बाई 2 के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, अगर वो 4n प्लस 1 टाइप है और उस नंबर का हम लोग कॉस ले रहे हैं, तो वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। लेकिन ठीक वैसे ही मैं साइन के लिए भी लिख सकता हूँ। साइन के लिए देखो साइन पाई बाई 2 लिखना है मुझे। साइन पाई बाई 2 मतलब 0 से यहाँ पाई बाई 2, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो साइन पाई बाई 2 1 आएगा। और मैं बोलता हूँ अगर कॉस सॉरी साइन में ही, साइन में मुझे पाई बाई 2 तक वापस पहुँचना है, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 वो भी 1 होगा। तो ऐसे ही मैं फिर से 4 पाई 6 पाई लिख सकता हूँ। तो जनरल क्या होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 1 होगा। 2n पाई प्लस पाई बाई 2 को मैं फिर से 4n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। 4n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। एन क्या है बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो साइन के अंदर पाई बाई 2 लिखा हुआ है, पाई बाई 2 का जो कोफिशिएंट है वो अगर 4n प्लस 1 टाइप है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। मतलब पॉइंट बी तक पहुंचने का तरीका है 4n प्लस 1 टाइप, ठीक है। तो बी हो गया। वैसे ही सी और डी के लिए भी कर लेंगे हम लोग, तो करते हैं। ये बी हो गया, ये रहा सी। सी के लिए पहले कॉस लिखता हूँ। कॉस सी तक पहुंचना है तो 0 से शुरू करो, सी तक आगे कितना पाई, कॉस पाई, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना -1, तो कॉस पाई होता है -1, ठीक है। फिर से मुझे सी तक पहुंचना है, तो एक तो पूरा चक्कर लगा लो 2 पाई, अच्छा एक तो पूरा चक्कर लगा लो 2 पाई, फिर प्लस पाई मतलब कॉस 3 पाई, वो भी -1 होगा। और चक्कर लगाना है, 2 चक्कर और लगा लो तो कॉस 5 पाई, वो भी -1 होगा। मतलब कॉस ये किस टाइप का हुआ 2n प्लस 1 टाइप, पाई इज इक्वल टू -1, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। 2n प्लस 1 मतलब क्या हुआ
ऑड टाइप हुआ ना। देखो पाई है 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये सब ऑड टाइप हुआ। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। ठीक है, वैसे ही साइन के लिए लिखते हैं, साइन के लिए लिख चुके हैं, साइन पाई 0 होगा, ये रहा साइन पाई 3 पाई 5 पे, तो साइन के लिए अलग से नहीं है। ठीक, डी पे आते हैं, डी पे आना है, ये रहा डी। डी के लिए मुझे पहुंचना है डी पॉइंट तक, तो कैसे पहुंचेंगे? ये पूरा इतना घूमना होगा, ये ए से लेके यहाँ तक, तो कितना घूमना होगा? ये पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा, क्या होगा? 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। उसकी वैल्यू कितनी है? एक्स कोऑर्डिनेट, कॉस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो होता है 0। 3 पाई बाई 2, फिर मुझे और घूमना है, मतलब डी तक वापस आना है, तो कैसे होगा? 3 पाई बाई 2, फिर 2 चक्कर, मतलब 2 पाई तक पहुंचो, तो 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई कितना होगा? 7 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। और मैं पहुंच कर सकता हूँ कॉस 11 पाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये किस टाइप का है? देखो कॉस 4n प्लस 3 टाइप है। ये कैसे पता चल रहा है मुझे? देखो ये पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 सब में आ रहा है, लेकिन जो पाई बाई 2 के साथ लिखा है इसमें देखो 11 है, 11 4n प्लस 3 टाइप है। कैसे है? क्योंकि 11 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 4n प्लस 3 टाइप हो गया। 7 को डिवाइड करता हूँ तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 को डिवाइड करूँगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा। कैसे? देखो 4n प्लस 3 टाइप है ना, n की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो 3 आ जाएगा, 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो cos 3 पाई बाई 2 भी 0, cos 7 पाई बाई 2 भी 0, मतलब cos 4n प्लस 3 टाइप में 0 होता है। और मैं साइन की बात करता हूँ, तो साइन की वैल्यू होगी 3 पाई बाई 2 पे कितना? -1। तो ऐसे ही जनरल लिख देते हैं डायरेक्ट, साइन होगा 4n प्लस 3 टाइप होता है अगर पाई बाई 2 के मल्टीपल में, तो उसकी वैल्यू होती है -1। यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू आई है और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू आई है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हो गया, मतलब क्या है? ए बी सी और डी, ए बी सी डी के लिए, ए बी सी डी पॉइंट के लिए कॉस और साइन की वैल्यू मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, लेकिन इस पे एग्जाम्पल करेंगे तब शायद क्लियर हो। ठीक है, तो जैसे मुझे सिर्फ ये बताना है कि जो पॉइंट है वो ए बी सी डी कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 पाई 4 पाई 5 पाई, ठीक है, 7 पाई बाई 2, ठीक है, 36 पाई बाई 2, 36 पाई बाई 2, और लिख सकते हैं 39 पाई बाई 2, ठीक है, 34 पाई बाई 2, ये भी हो सकता है। और एक लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 61 पाई बाई 2, ठीक है, ये हो गया। एक और लिख लेते हैं 99 पाई बाई 2। तो हमें बताना है कि ये जो एंगल है वो किस पॉइंट पे लाई करेगा, मतलब ए बी सी डी में से क्या होगा वो बताना है। तो पहले फिगर बना लिया मैंने, ये रहा ये, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ए क्या होता है? 2n पाई टाइप होता है। बी क्या होता है? 4n प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप होता है। सी क्या होता है? 2n प्लस 1 पाई टाइप होता है। और डी होता है 4n प्लस 3 पाई बाई 2। समझ रहे हो? मतलब ए होता है पाई का इवन मल्टीपल, सी होता है पाई का ऑड मल्टीपल, बी होता है 4n प्लस 1 टाइप, मतलब 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचना चाहिए, और डी होता है पाई बाई, देखो यहाँ पे पाई बाई 2 होना ज़रूरी है। ठीक, पाई बाई 2 होगा और 4n प्लस 3 टाइप होगा। तो देखते हैं 2 पाई, तो पाई का इवन मल्टीपल है 2, तो ये लाई करेगा ए पे होगा। 4 पाई का फिर से इवन मल्टीपल है, तो 4 पाई भी ए पे लाई करेगा क्योंकि 2n पाई टाइप हुआ। 5 पाई का ये ऑड मल्टीपल है, मतलब 2n प्लस 1 पाई टाइप हुआ, तो ये सी पे लाई करेगा। 7 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 है, तो
इसको छोड़ दिया, अब इसको इस पे सिर्फ ध्यान दिया, पाई बाई टू देख लिया, तो मतलब बी पे आएगा या डी पर आएगा। अब इसमें से कहाँ पर आएगा, 7 है, तो 7 कौन सा टाइप हुआ, 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 मतलब 4n+3 टाइप हुआ, तो वो डी पे, 7 पाई बाई टू कहाँ पे आएगा, डी पर आएगा। और देखते हैं कौन सा है, 36 पाई बाई टू। तो इसको सीधा नहीं देखना पाई बाई टू छोड़ दिया फिर 36 करने लगे, नहीं, ये 2 से ये 36 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 8 16, तो ये 18 पाई के बराबर है। 18 पाई, 18 पाई मतलब पाई का इवन मल्टीपल है, 18 इवन है तो ए पर आएगा। और क्या है, 39 पाई बाई टू, तो 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो पाई बाई टू को छोड़ दिया अकेला, 39 को देखा, 39 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 36 चला जाएगा, तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो रिमाइंडर 3 मतलब डी पे आ गया, 4n+3 टाइप हुआ, डी पे आ गया। और क्या है, 34 पाई बाई टू, फिर से 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 34 2 7 14 आ रहा है, तो 17 पाई आ रहा है, 17 पाई मतलब पाई का ऑड मल्टीपल सी पे आता है, सी पे आ गया। और क्या है, 34 के बाद 61 पाई बाई टू, 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ दिया, 61 पे ध्यान दिया। 61 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, 4 1 4 1 4 5 20, ये रिमाइंडर 1 बच रहा है, 1 बचेगा, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 4n+1 टाइप हुआ, 4n+1 कहाँ पे आता है, बी पे आता है, ये बी आंसर हो गया इसका। ये है 99 पाई बाई टू, तो पाई बाई टू तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो पाई बाई टू को छोड़ दिया और 99 को देखा, 99 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। जब रिमाइंडर 3 है तो किस पे आएगा, डी पे आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसको ध्यान रखना है, बाकी समझ में आ जाएगा। और देखो, जब मुझे ए बी सी डी पता चल गया तो मैं इन सब की कॉस और साइन वैल्यू बता सकता हूँ, वे मैं लिखूंगा नहीं, ओरली कर सकते हैं। देखो कॉस 2 पाई आ रहा है ए पे, ए का कोऑर्डिनेट होता है 0,1, ठीक है, तो चलो लिख ही देता हूँ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ए का कोऑर्डिनेट होता है 1,0, ए का कोऑर्डिनेट होता है 1,0, बी होता है 0,1, सी होता है -1,0, डी होता है 0,-1। ठीक है, cos 2 पाई क्या होगा, 1, ए पे आ रहा है cos 2 पाई 1, cos 4 पाई क्या होगा 1, cos 5 पाई क्या होगा -1, cos 7 पाई बाई 2 क्या होगा 0। ठीक है, sin 2 पाई क्या होगा 0, sin 4 पाई फिर से यहीं पे y कोऑर्डिनेट 0, sin 5 पाई सी पे y कोऑर्डिनेट 0, sin 7 पाई बाई 2 डी पे y कोऑर्डिनेट -1। तो मैं इन सब के लिए साइन और कोसाइन बता सकता हूँ। अब मुझे साइन और कोसाइन पता चल गया तो मैं 10 भी बता सकता हूँ, 10 क्या होता है साइन बाई कॉस, तो इन सब के लिए मैं 10 भी बता सकता हूँ। अब जब तीनों पता चल गया तो मैं कॉसेक से कॉट भी बता सकता हूँ। कॉसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल। मतलब कि इंपॉर्टेंट था समझना कि ये जो एंगल है वो किस पॉइंट तक पहुंच रहा है। पॉइंट पता चल गया तो मुझे कॉस और साइन की वैल्यू पता चल गई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है मतलब ए बी सी डी, उसमें अगर कोई एंगल आता है तो उसके लिए कितना भी बड़ा एंगल हो उसके लिए मैं बता सकता हूँ कॉस क्या होगा साइन क्या होगा। कॉस साइन पता चल गया तो बाकी चारों भी बता सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब आगे क्या देखेंगे हम लोग कि अब एक्सट्रीम पॉइंट पे ना आके बीच में कोई एंगल आता है तो उसके लिए कॉस और साइन क्या होगा वो हमें बताना होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अब हमें नॉलेज हो गया है कि कहाँ पे 0 होता है कहाँ पे 1 होता है। ठीक, ये हमें पता चल गया। और हमें ये भी पता है कि डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं होता है। तो अभी तक नहीं बताया था लेकिन अब मैं बता सकता हूँ कि कॉसेक एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं, सेक एक्स को 1/cos x भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कंडीशन बताना होगा कि जो साइन एक्स है वो 0 नहीं हो सकता, साइन एक्स 0 नहीं हो सकता। अगर मैं ये लिख रहा हूँ इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है मतलब साइन एक्स 0 नहीं है। तो साइन एक्स कहाँ कहाँ पे 0 होता है, एक तो ए पे और एक सी पे, ए और सी पे। ए और सी क्या है, एक तो इवन मल्टीपल एक ऑड मल्टीपल है। तो मैं 2n पाई और 2n+1 पाई को एक साथ लिख सकता हूँ n पाई, मतलब यहाँ पे हुआ
साइन एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता है ना, साइन एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नॉट इक्वल टू ज़ीरो से क्या मतलब, जो एंगल है वो नॉट इक्वल टू एन पाई, वेर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये अब समझ में आया, अब मतलब समझ में आ सकता है कि ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। सेक एक्स को देखते हैं। सेक एक्स होता है 1/cos x। 1/cos x अगर मैं लिख पा रहा हूँ, इसका मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा, तो cos x शुड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। cos x ज़ीरो नहीं हो सकता, तो मुझे देखना है ज़ीरो कहाँ कहाँ पे होता है। cos x मतलब x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कहाँ पे ज़ीरो होता है, b और d पे। b और d पे मतलब 4n+1 π/2 और 4n+3 π/2, ठीक है। लेकिन मैं 4n+1 4n+3 को एक साथ कंबाइन करके कैसे लिख सकता हूँ, π/2 π/2, और दोनों ही π/2 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x क्या नहीं होना चाहिए, π/2 का ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो कॉस के लिए लिख रहा था, इसलिए मुझे 4n+1 4n+3 लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू सॉरी साइन के लिए यहाँ पे तो वैल्यू आती है 1 और -1, मतलब y कोऑर्डिनेट 1 और -1 आ रहा है, ठीक। लेकिन कॉस के लिए तो अलग अलग नहीं है ना, कॉस के जैसे साइन के लिए a और c सेम था, वैसे कॉस के लिए b और d सेम है। a और c पाई का मल्टीपल था, इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, और b और d के लिए ये π/2 का ऑड मल्टीपल है। अब इसमें इवन ऑड का नहीं चल रहा था, इसमें क्यों हो रहा है, π/2 का ऑड मल्टीपल ही हो सकता है ना। अगर मैंने π/2 का इवन मल्टीपल बोल दिया, मान लो π/2 का इवन मल्टीपल 4π, तो 4π तो कैंसिल होकर 2π आ जाएगा, तो π/2 तो पाई का इवन मल्टीपल बन जाएगा। इस वजह से π/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब जाके मैं sec x इक्वल टू 1/cos x लिख पाऊंगा, ठीक है। cos x हो गया, sec x हो गया। ऐसे ही tan x पे भी कंडीशन लगा सकते हैं, लगेगा ही, sin x/cos x। अगर मैंने ऐसा लिखा है tan x है, तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, मतलब cos x शुड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर से वही हो गया, मतलब x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, π/2 के ऑड मल्टीपल के, n बिलोंग्स टू i। और cot x क्या होता है, वो होता है cos x/sin x, tan x का रेसिप्रोकल होता है। ऐसा अगर मैंने लिखा है, मतलब sin x नॉट इक्वल टू ज़ीरो। sin x कहाँ पे ज़ीरो होता है, a और c पे, a और c मतलब x नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू i। तो ये हमें कंडीशन ध्यान देना है, x नॉट इक्वल टू n पाई को, x नॉट मतलब हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है cos x के लिए हमारे पास दो वैल्यू आए, उसमें एक पे sin x ज़ीरो हो रहा हो, तो एक क्वेश्चन एक आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा हमारा सही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं।